ओके जी, तो अब हम सेकंड इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री टेस्ट शुरू करते हैं, जो कि अकोस्टिक रिफ्लेक्स। नॉर्मली हमारी बॉडी में ऐसा हो रहा था कि अगर कोई भी लाउड साउंड हमारे कान में अचानक से जाए तो हमारा स्टेपेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और बोन्स को खींच देता है। इसकी वजह से हमारी कंप्लाइंस डिक्रीज हो जाती है। कंप्लाइंस जो मैंने आपको टिम्पैनोमेट्री में पढ़ाई है, कंप्लाइंस डिक्रीज होगी तो मतलब साउंड वेव हमारे कान में खुद ब खुद ही कम जाएंगी और हमारे लिए डिस्टॉर्शन नहीं होगी, मतलब एक तरह का धमाकेदार साउंड नहीं होगा। हमारे लिए कान के लिए डिस्टर्बिंग है ना इतनी ज़्यादा वॉइस जाना। तो अल्लाह की तरफ से एक रिफ्लेक्स आर्क सिस्टम रखा गया है कि अचानक से कोई तेज़ आवाज़ जाए तो उसी टाइम हमारे मसल कॉन्टैक्ट करें, बोन्स को मतलब खींच दें। जैसे आप लोगों को पता है कि ऑटोस्क्लेरोसिस में हो रहा था कि बोन्स फिक्सेशन हो रही थी, या फिर जो मेलिस फिक्सेशन मैंने बताया था जब कंप्लायंस डिक्रीज का मसला आ रहा था टिम्पैनोमेट्री के अंदर। ठीक है, बिल्कुल वही कंडीशन हो रही होगी, लेकिन ये हमारे लिए नेचुरल प्रोसेस है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद प्रोसेस है। ठीक है, इस टेस्ट के अंदर नॉर्मली क्या हो रहा था कि मिसाल के तौर पे कोई भी 5 डेसिबल का साउंड है, ठीक है, वो हमारे लिए थ्रेशोल्ड का साउंड हो सकता है कि इस साउंड पे हम बेहतर सुन रहे होंगे। लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा कुछ 70 to 100 डेसिबल का साउंड दें हमारे कान को, तो वो स्टेपेडियल रिफ्लेक्स एक्टिवेट करे। स्टेपेडियल जो मतलब मसल कॉन्टैक्ट करेगा, हमारी बोन्स खींची जाएंगी खुद ब खुद ही, जो काफ़ी ज़्यादा वेव्स हैं वापस हमें बाहर को देखने को मिलेगी। और अगर हम टिम्पैनोमेट्री टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो कंप्लाइंस है वो डिक्रीज़ हो चुकी है। अगर नॉर्मल इतनी थी ना हमारी कंप्लाइंस, तो डिक्रीज़ होकर वो इतनी हो चुकी होगी। तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो अकोस्टिक रिफ्लेक्स है, जो स्टेपेडियल रिफ्लेक्स है, वो वर्क कर रहा है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था जब हम मिडिल ईयर की एनाटॉमी पढ़ रहे थे कि ये अगर हमारी मीडियल वाल है, ये हमारी पोस्टीरियर वाल है, ये हमारी इंटीरियर वाल है, ये हमारी लेटरल वाल है। ठीक है, जो पोस्टीरियर वाल पे एक पिरामिड बन रहा था, बोनी स्ट्रक्चर बन रहा था, उससे आगे स्टेपेडियल आपको पता है टेंडन निकल रहा था, फिर आगे मसल आता था। ठीक है, वो जाके स्टेपीज पे लग रहा था। अगर स्टेपीज बोन है, आगे जाके स्टेपीज बोन लग रही थी हमारी मिडियल वाल के ऊपर। ठीक है, उसके साथ मसल अटैच हो रहा था, ये मसल कॉन्ट्रैक्टेड हो रहा होता है और यहाँ से हमारा टिम्पैनो टेंसन टिम्पैनी मसल जा रहा होता है, वो भी यही रोल कर रहा था। अगर वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा या स्टेपेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, बोन्स को ही खींचेंगे, बोन्स खींची जाएंगी, बोन्स की एक तरह की फिक्सेशन हो जाएगी, हमारे कान के अंदर साउंड वेव्स कम जाएंगी, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन खींची जाएगी साथ ही, और ज़्यादा साउंड वेव्स पीछे जाएंगी और वो हमारे माइक्रोफोन पकड़ेगा, उनको कैच करेंगे। जब हम टिम्पैनोमेट्री करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा स्टेपेडियल मसल काम कर रहा है, हमारा रिफ्लेक्स काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह का पॉजिटिव साइन होगा कि हेयरिंग सही है। अगर ये काम नहीं करता तो फिर हमें पता चलेगा कि हेयरिंग डिस्टर्ब्ड है। अच्छा, ये पाथवे देख लेते हैं कि पाथवे ये क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा होता है जो हमारा स्टेपेडियल पाथवे है। उसके अंदर सबसे पहले आपको पता है कि हमारी कोक्लिया है। ठीक है, कोक्लिया से हमारी कौन सी नर्व निकलेगी, कोक्लियर नर्व निकलेगी। कोक्लियर नर्व निकल के हमारे ब्रेन स्टेम में जाएगी, कौन से न्यूक्लियस के अंदर, कोक्लियर न्यूक्लियस के अंदर। कोक्लियर न्यूक्लियस से हमारी नर्व निकल के ऊपर जाएगी स्पीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के अंदर। आप लोगों ने स्पीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस पढ़ा होगा, ये सारा हमारा स्ट्रक्चर उसमें है जो हमने बुक पढ़ी थी न्यूरो में। ठीक है, तो स्पीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस में जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक हमारा फाइबर क्रॉस करेगा, क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाएगा, कॉन्ट्रालेटरल साइड पे। ये हमारी इप्सिलेटरल साइड है। ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाएगा। कौन से न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है, स्पीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के अंदर ही जा रहा है, लेकिन कौन सी साइड पे, कॉन्ट्रालेटरल साइड पे, दूसरी साइड पे। अगर मिसाल के तौर पे राइट साइड हमारी, तो ये लेफ्ट साइड के स्पीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। स्पीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से फाइबर निकल के हमारा जाएगा फेशियल न्यूक्लियस के अंदर, 7 नर्व के न्यूक्लियस के अंदर। 7 नर्व आप लोगों को पता है जो हमारी मिडिल एयर से गुजर रही होती है, हमारे स्टेपेडियल मसल को सप्लाई कर रही होती है। जहाँ मैंने आप लोगों को बताया था हमारी 7 नर्व गुजर रही थी, फिर स्टेपेडियल मसल को सप्लाई कर रही थी, फिर उसकी एक ब्रांच निकल के सामने से जा रही थी, फिर वो नीचे से खुद निकल जाती थी। ठीक है, तो यहाँ से वो स्टेपेडियल मसल को सप्लाई कर रही होगी, हमारी नर्व जाएगी। ठीक है, ये जाके दूसरे जो स्टेपेडियल हैंड है, मतलब ये वाला स्टेपेडियल मसल है दूसरी साइड का, लेफ्ट साइड का। ठीक है, उसके मसल को भी खींच देगी। ठीक है, अगर हम ट्यून एक कान में दी, मिसाल के तौर पर राइट कान में दी थी, तो हमें दोनों तरफ स्टेपेडियल रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। तो हमें पता चलेगा दोनों पाथवे काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए। इसमें भी होगी इस पाथवे से। दूसरा जो पाथवे हमारा जा रहा था स्पीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस में गया था, वो भी सीधा जाएगा हमारा उसके अंदर जो 7 नर्व का न्यूक्लियस है, मोटर न्यूक्लियस को हम कह रहे हैं 7 नर्व का। ठीक है, उसके अंदर से निकल के फिर हमारा फाइबर जाएगा दोबारा स्टेपेडियल मसल के अंदर। ये कौन सा वाला, राइट साइड का है। जब भी हमारे अगर इस कान में मैंने ट्यून दी थी, तो दोनों कान के स्टेपेडियल जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो हमारी कंप्लाइंस डिक्रीज होगी, हमारे कान में साउंड कम जाएगी। एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर ये नेचुरल प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमें बहुत मसले मसाइल देखने को मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं, इस टेस्ट के यूजेस क्या हैं। सबसे पहला यूज़ का ये कि एक ऑब्जेक्टिव मेथड है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मेथड है मतलब इसमें हमने पेशेंट से नहीं पूछना कि आपको आवाज़ सुनाई दी है या नहीं सुनाई दी, हमने सारा मशीन के थ्रू प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, हम ट्यून दे रहे हैं, उसके बाद टिम्पैनोमेट्री कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि उसका अकोस्टिक रिफ्लेक्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हम टेस्ट इजीली परफॉर्म कर सकते हैं इन्फेंट्स के अंदर और यंग चिल्ड्रन के अंदर, जो मतलब हमें रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। बड़ा बंदा तो रिस्पॉन्स दे सकता है ना, हमारा जो प्योर टोन ऑडियोमेट्री कर रहे हैं या फिर टिम्पैनोमेट्री कर रहे हैं। टिम्पैनोमेट्री भी तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसके अंदर भी वो भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही है।
उसके बाद हमारा आ जाएगा मलिंगनेस को कैच करने के लिए। अगर मलिंगनेस कोई झूठ बोल रहा है, कह दे कि मैं पूरा पूरा ब्लाइंड था, मैंने ये क्राइम इस वजह से किया, मुझे सुना नहीं है, वो मतलब कोई भी मसला मसाइल हो सकता है, ठीक है, कोई भी मेडिकल लीगल मसला हो सकता है, तो उसके अंदर हम ये अगर परफॉर्म करेंगे तो हमें तो उसकी राय चाहिए ही नहीं है। वो प्योर टोन के मसले में कह सकता था कि मुझे प्योर टोन सुनी नहीं है, लेकिन जब हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो उसका चेपेडियल मसल कॉन्टैक्ट करेगा तो हमें पता चलेगा इसकी हेयरिंग बिल्कुल ठीक है, ये झूठ बोल रहा है। उसके बाद तीसरा होता है कि टू डिटेक्ट कोक्लियर पैथोलॉजीज। कोक्लियर पैथोलॉजीज हम कैसे डिटेक्ट कर पा रहे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर रिक्रूटमेंट का फिनोमेना चल रहा होता है। रिक्रूटमेंट का फिनोमेना हम डायरेक्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिटेल के अंदर, लेकिन अब थोड़ा सा समझ लो कि ना उसके अंदर ये हो रहा है कि अगर हमारी ये बेजिलर मेम्ब्रेन है, जो आपको बताया था मैंने कोक्लिया जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उसके ऊपर हेयर सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि मिसाल के तौर पर इतने हेयर सेल डैमेज है, ठीक है, फिर थोड़े से हेयर सेल सही हैं, फिर थोड़े से डैमेज आ गए हैं, ठीक है, ये डैमेज है दोनों वाले बिल्कुल, और सेंटर में थोड़े से हेयर सेल ठीक है, उसको कोई भी साउंड आए, मिसाल के तौर पे उसके थ्रेशोल्ड से 40 से 60 का ज़्यादा का साउंड आ रहा था, हम जब कहते हैं स्टेपिडियल रिफ्लेक्स तब एक्टिवेट हो रहा है जब 70 से 100 का डेसिबल का साउंड ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इसके अंदर 40 से 60 का डेसिबल का साउंड ऊपर गया है तो हमारा रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा। वो क्यों एक्टिवेट हो रहा होगा, अचानक से हमारे साउंड वेव्स आई हैं, ठीक है, साउंड वेव्स आई हैं और वो थोड़े से फाइबर्स में देखे हैं, फाइबर को साथ ही हाइपर एक्यूटली उसको एक्टिवेट करेगा और एकदम से लगेगा कान को कि ये तो बहुत ज़्यादा साउंड था, तो ये यहाँ पे ना हमें स्टेपिडियल रिफ्लेक्स एक्टिवेट करना चाहिए, तो वो गलती से स्टेपिडियल रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा तो हमें पता चलेगा कोक्लियर पैथोलॉजीज आ रही हैं, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट फिनोमेना देखने को मिल रहा है। जो कोक्लियर पैथोलॉजीज होती है उसके अंदर ये हमारे सेल वगैरह डैमेज हो रहे होते हैं ना, जो ऑर्गन ऑफ कोटाई यही डिस्टर्ब हो रहा होता है। जब हमने मीनियर्स डिजीज पढ़नी आगे जाके मैं बताऊँगा आप लोगों को, तो उसके बाद हम डिटेक्ट कर सकते हैं एट्स नर्व लेजन। एट्स नर्व लेजन कैसे डिटेक्ट कर रहे होंगे, हमने ना पहले एक कोई भी फ्रिक्वेंसी लेनी है, मतलब 500 ले लो या फिर 1000 ले लो, ठीक है, 1000 की फ्रिक्वेंसी ली है और उसको हमने कंटिन्यूसली 10 सेकंड के लिए पेशेंट के कान में दे के रखना है उस ट्यून को, ठीक है, और साथ में हमने टिम्पैनोमेट्री से मेजर करते रहना है कि क्या स्टेपिडियल रिफ्लेक्स एक्टिवेट रहता है, बढ़ता है या नहीं बढ़ता, लेकिन वो इस केस के अंदर डिके होगा, स्टेपिडियल रिफ्लेक्स डिके देखने को मिलेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, वो 50% पे इवन आ जाएगा। हमारा स्टेपिडियल रिफ्लेक्स डिके क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमने ट्यून तो सेम दी हुई है, ट्यून जा रही है, एक ही फ्रिक्वेंसी है, बिल्कुल उसको चाहिए कि स्टेपिडियल रिफ्लेक्स बना रहे, लेकिन वो कम क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी 8 नर्व की लेयन है। 8 नर्व के अगर मिसाल के तौर पर अगर ये 5 फाइबर थे, ठीक है, तो 5 में से अगर 3 डिस्टर्ब मतलब लेयन हो चुकी है, सिर्फ 2 काम कर रहे हैं, 2 भी कितनी देर काम करेंगे, सोचो ना आप लोग, अगर 2 फाइबर हम कितनी देर काम करेंगे, अगर उसने 10 सेकंड तक कितना काम कर लिए तो वो फटीग्ड हो जाएंगे, वो एट द एंड फटीग्ड होंगे, तो वो हमारा जो रिफ्लेक्स सिस्टम है उसको ही डिस्टर्ब कर देंगे। अगर हमारे ये फाइबर ही नहीं जा पाएंगे, ये वाले फाइबर ही नहीं जा पाएंगे तो हमारा काम ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मतलब इसमें ये पता चलता है कि इसकी 8 नर्व की लेगिन चल रही है, तो कुछ देर के लिए हमें स्टेपिडियल रिफ्लेक्स देखने को मिला, लेकिन उसके बाद वो डिस्टर्ब हो चुका हुआ है। उसके बाद ये होगा कि लेगिन ऑफ फेशियल नर्व भी देखने को मिल सकती है। फेशियल नर्व की लेगिन हम कैसे देखेंगे कि एब्सेंस ऑफ स्टेपिडियल रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा, स्टेपिडियल रिफ्लेक्स आएगा ही नहीं, लेकिन हेयरिंग बिल्कुल नॉर्मल होगी, ठीक है, उसको सुनता ठीक होगा, लेकिन स्टेपिडियल रिफ्लेक्स नहीं आ रहा होगा, तो हमें पता चलेगा कि जो अगला पाथवे है ना हमारा वही डिस्टर्ब हुआ है, जो कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पाथवे जा रहा है, लेकिन बाकी सारा सिस्टम सही है, हमारी हेयरिंग वगैरह बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन स्टेपिडियल रिफ्लेक्स को जो मेंटेन कर रहा है फेशियल नर्व, उसकी ही मसले मसाइल चल रहे हैं। और ये हम प्रोग्नोसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फेशियल नर्व का अगर पैरालिसिस का प्रोग्नोसिस ले रहे हैं, मतलब किसी को ट्रीटमेंट हो रहा है फेशियल पैरालिसिस का, ठीक है, तो अगर हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे, तो अगर हम देखेंगे कि हाँ उसका स्टेपिडियल रिफ्लेक्स वापस आ चुका हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा पेशेंट ना ठीक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले फेशियल नर्व के पाथवे में हमारा स्टेपिडियल रिफ्लेक्स ही आ रहा है, तो हमें पता चलेगा कि नर्व रिपेयर हो रही है, नर्व ने सबसे पहले स्टेपिडियल रिफ्लेक्स को मेंटेन किया, उसके बाद फेशियल मसल्स को भी ठीक कर लेगा आहिस्ता आहिस्ता, तो पता चल जाएगा प्रोग्नोसिस बेहतर हो रहा है। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा ब्रेन स्टेम की लेगिन भी देख सकते हैं। ब्रेन स्टेम की लेगिन कैसे देखने को मिलेगी कि जब हम ट्यून दे रहे हैं कान के अंदर, मिसाल के तौर पे राइट ईयर के अंदर दी है, तो राइट ईयर के अंदर हमें ना स्टेपिडियल रिफ्लेक्स देखने को मिल गया हुआ है, लेकिन लेफ्ट ईयर के अंदर देखने को नहीं मिला। लेफ्ट ईयर के अंदर क्यों नहीं देखने को मिला कि हमारे सेंटर में लेगिन कोई आ गई हुई थी, जहाँ पे हमारे फाइबर्स क्रॉस्ड हो रहे थे ना, वहाँ पे कोई लेगिन है, फाइबर क्रॉस नहीं हुए, इस कान में ट्यून गई थी, इस कान के स्टेपिडियल रिफ्लेक्स ने काम किया, लेकिन दूसरे कान के स्टेपिडियल रिफ्लेक्स ने काम ही नहीं किया, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि ब्रेन स्टेम की लेगिन है कोई।